हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो उसका आज हम चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ओवरव्यू लेंगे चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 है बैलेंस शीट, तो हम बैलेंस शीट का ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मॉडर्न लैंग्वेज में, और उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन भी कहते हैं। तो बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? बैलेंस शीट हमें बताती है कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है एक स्पेसिफिक डेट तक। अब ट्रेडिशनल सिस्टम होता है यानी कि जिसमें हम बड़े बड़े रजिस्टर यूज़ करते हैं, उसमें तो हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम एक जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है उसके बाद बनाते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि जो ईयर एंड पे, अब कुछ कंपनीज का ईयर एंड होता है दिसंबर, कुछ कंपनीज का ईयर एंड होता है जून जुलाई। जुलाई में होता है, जून में 31 जून तक होता है। तो वो अपने उस स्पेसिफिक डेट तक फाइनेंशियल कंडीशन को बना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं, तो बैलेंस शीट बनाते हैं जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को बताती है। अब उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है कि जो एडवांस सिस्टम है जिसमें हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, उसमें बैलेंस शीट को आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं। जब हम एक एंट्री करते हैं तो उस एंट्री का इफेक्ट तो पूरी स्टेटमेंट्स तक जाता है। अगर इनकम स्टेटमेंट की होगी तो इनकम हम एक सिर्फ डेबिट और क्रेडिट करते हैं, तो उसके अलावा उसका जो इफेक्ट है ना वो एंड बैलेंस शीट तक जाता है। तो उसके बाद क्या चीज़ होती है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ना उसमें इनको एक्सप्रेस किया जाता है। जो बैलेंस शीट होती है ना उसके एक तरफ एसेट्स होते हैं, दूसरी तरफ लाइबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी या ओनर इक्विटी होती है। अब कुछ कंपनीज होती हैं उनमें सारा का सारा पैसा आ, आ, उसका ये होता है, ओनर का होता है, तो उसमें शेयर होल्डर इक्विटी नहीं आती। तो शेयर होल्डर इक्विटी की जगह होगी, और शेयर होल्डर इक्विटी की जगह सिर्फ ओनर इक्विटी लिखा होगा होगा। तो जबकि जो दूसरी होती है ना कंपनीज जो कि शेयर इशू करके और उसके बाद ही इक्विटी लेकर आती हैं, तो उसमें शेयर होल्डर इक्विटी होती है, उसमें इशूड का शेयर इशूड अथोराइज का अलग से है ना एक पोर्शन बना हुआ होता है। उसके बाद फॉर्मेट, जो फॉर्मेट होते हैं ना बैलेंस शीट के, वो दो तरह के होते हैं। एक होती है अकाउंट फॉर्म होता है एक साइड पे लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी, एक साइड पे एसेट्स। इसे अकाउंट फॉर्म कहते हैं, जैसे जिस तरह हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं। उसके अलावा दूसरा होता है रिपोर्ट फॉर्म। रिपोर्ट फॉर्म कैसे होता है? रिपोर्ट फॉर्म में सबसे पहले एसेट्स, फिर उसके बाद लाइबिलिटीज और फिर शेयर होल्डर इक्विटी लिखा हुआ होता है। ये जाने के जब हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को का पढ़ा था, तो उसमें हमने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा था। तो उसमें जो ISA 1 था वो हमें बताता था कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो उसमें ना बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिया हुआ होता था। तो ये हमारे पास है अपना रिपोर्ट, ये रिपोर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। रिपोर्ट फॉर्म ऐसे होती है, सबसे पहले करंट एसेट, फिर नॉन करंट एसेट, फिर ये टोटल एसेट्स हो गए, और उसके बाद लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर उसके बाद इक्विटी, फिर एंड में रिटेन अर्निंग का ऑप्शन वो पोर्शन। अब ये 449,430 दोनों बैलेंस बराबर हैं। ये वही चीज़ वही है लेकिन उसको इस तरह लिखा हुआ है। अब एसेट, सबसे पहले जो चीज़ है वो होती है एसेट। एसेट किसे कहते हैं? एसेट एक ऐसी चीज़ होती है जो प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जिसमें प्रोबेबिलिटी हो कि वो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकें, और उनको कंट्रोल करती है एंटिटी एज अ पास रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट। का मतलब है पर पिछले जो ट्रांजैक्शन के रिजल्ट्स और इवेंट होते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या होगा। अब एसेट को परचेज करेंगे ना, हम कोई ट्रांजैक्शन करके एसेट परचेज करेंगे। जब हम परचेज करेंगे तो वो उसमें प्रोबेबिलिटी होगी कि वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे सकें। जैसे मशीनरी, हम पैसे लगा के मशीनरी परचेज करेंगे और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी। मतलब ये पास जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है ना उसके रिजल्ट से हमारे पास ये होते हैं एसेट। अब एसेट्स है ना वो फिजिकल भी होते हैं, और फिजिकल का मतलब ये है जिनको हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, और इनटेंजिबल।
इंटेंजिबल होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन उनकी प्रेजेंस होती है। तो मेजर कैटेगरीज में दो इंक्लूड होते हैं, एक होती है करंट एसेट, इसमें है ना कैश होता है, एसेट्स दैट आर रियलाइज इन कैश ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल होती है कंपनी का 1 ईयर का पीरियड। अब 1 ईयर के पीरियड में जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा ना उन्हें हम करंट एसेट कहेंगे। और जो जिनकी जिनकी यानी कि ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा ना हो तो उन्हें हम करंट एसेट कहते हैं। और दूसरे नंबर पे होते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो होते हैं जो कि इंक्लूड एसेट दैट टेक्स लॉन्गर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा का वक्त लेते हैं और ऑपरेटिंग साइकिल टू कन्वर्ट मतलब उनको कैश में कन्वर्ट करने के लिए 1 साल से ज़्यादा का वक्त लगता है। तो इसको हम डिटेल से देखते हैं। करंट एसेट में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? सबसे पहले आ जाती है कैश। एंड एसेट दैट विल कन्वर्टेड इनटू कैश ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग साइकिल विद इन अ ईयर विच एवर इज लॉन्ग। कैश और ऐसे एसेट्स जो कि इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन अ ईयर, एक ही मतलब साल के अंदर अंदर ही कन्वर्ट हो जाते हैं। और प्रेजेंट इन ऑर्डर मतलब कि इनकी प्रेजेंट मतलब लिक्विडिटी के लिए इनको प्रेजेंट किया जाता है कि जितने हमारे पास करंट ऐसे ज़्यादा होंगे तो कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी होगी। उसके बाद है कैश में क्या क्या चीज़ आती है, इंक्लूड निगोशिएबल चेक। निगोशिएबल चेक वो होते हैं कि जिनको हम बैंक में प्रेजेंट करें और हमें उसी वक्त कैश मिल जाए। उसके बाद अनरिस्ट्रिक्टेड बैंक बैलेंस इन बैंक्स इन चेकिंग अकाउंट। अब अनरिस्ट्रिक्टेड बैलेंस क्या होता है? अनरिस्ट्रिक्टेड बैलेंस ऐसा बैलेंस होता है जो हम बैंक में रखवाते हैं जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। मतलब कि जो हम सेविंग्स में रखवाते हैं वो तो 1 साल से 1 साल से ज़्यादा का वक्त लेते हैं। और जो करंट एसेट्स में होते हैं तो उसमें अम्मी को पूछ अम्मी को पूछ और उसमें 1 साल से ज़्यादा का वक्त मतलब जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं उसमें हम फिक्स करवाते हैं 2 साल के लिए 5 साल के लिए, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है कैश, उस कैश को हम हाथ नहीं लगा सकते। जबकि अनरिस्ट्रिक्टेड वो होता है जो करंट अकाउंट्स में होता है, ठीक है। और उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज जिनको हम 1 ही साल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें डेप्ट का ऑप्शन हो और इक्विटी सिक्योरिटीज होते हैं। अब इनको हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं कन्वर्टेड इनटू कैश ड्यूरिंग द करंट पीरियड। इसमें सिर्फ यही बताना है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का तो आप सबको पता होगा क्योंकि आपके पास एक अकाउंटिंग का नॉलेज बेसिक है। पर उसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या होती है? ऐसी अमाउंट होती है जो हम इन्वेंटरीज को सेल करके या सर्विस रेंडर करके हम किस जब हम अकाउंट में सेल करते हैं या रेंडर करते हैं सर्विसेज तो हमें वो जो पैसे उन्होंने देने होते हैं तो उनको कहते हैं। अब इसको भी हम रियलाइज वैल्यू पे मतलब जितने वैल्यू है ना उसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। अब 5,000 की सेल की है, उसके ऊपर 5% डिस्काउंट है। 5% डिस्काउंट कितना बनता है 5,000 का? 5 10 यानी कि जितना भी बनता है जो 100 रुपये बनता है, आई थिंक, हाँ 100 रुपये बनता है। तो हमने लेना है, हम जो इसके अलावा नेट रियलाइज वैल्यू हमारी 5,000, उसमें से अलाउंसेस लेस करेंगे, जो वैल्यू बनेगी उसके ऊपर हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट रिसीवेबल को। और ऑल अलाउंस कैरीड इन वन अलाउंस अकाउंट। सारे जो अलाउंसेस होते हैं ना जो कि डिस्काउंट अलाउंस होता है, उसके अलावा इंटरटेनमेंट अलाउंस, वो सारे है ना एक ही अकाउंट में कैरिड होते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उधर रिसीवेबल ड्यू फ्रॉम दी, अच्छा इसमें उधर रिसीवेबल भी आते हैं। अब हमने अब एम्प्लॉयज़ को लोन दिया हुआ था, हमारी कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को लोन दिया होता है, एम्प्लॉय को फैसिलिटेट करती है, एम्प्लॉयज़ को लोन, तो वो लोन भी तो रिसीवेबल होगा ना, तो उनको हम रिसीवेबल तो कहेंगे लेकिन वो नॉन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड का मतलब है जो हमारी बिजनेस के रिलेटेड हों उनको हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं, नॉन ट्रेड जो बिजनेस के रिलेटेड ना हो। अब करंट एसेट में दूसरी चीज़ आती है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज कहते हैं कि जो चीज़ हमने सेल पर्पस के लिए ली होती है। अब उसमें है ना बैलेंस ऑफ गुड्स इन हैंड, मतलब जितने गुड्स इस वक्त हमारे पास पड़े होते हैं ना उनका बैलेंस आता है। और कैटेगरीज में आते हैं मर्चेंडाइज जो होती है ना उनके ऊपर, उनके पास रिटेल या होलसेल फिल्म होती है। उसके बाद दूसरी होती है मैन्युफैक्चरिंग। एक होती है मर्चेंडाइज मतलब वो ले के बेचती है, और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है। मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल होता है, वर्किंग प्रोसेस होता है, फिनिश गुड होते हैं, और ये होती है मैन्युफैक्चरिंग की। अच्छा अब इनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं कैरिड आउट एट लोअर ऑफ कास्ट और मार्केट वैल्यू।
नहीं, मतलब कि जो लोअर ऑफ कास्ट, हमारी जो कास्ट है वो और मार्केट, उसमें से जो लोअर होगी उसके ऊपर हम रिकॉर्ड करेंगे। अब इन्वेंटरीज में सप्लाईज भी आ जाते हैं। सप्लाईज वो चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने ऑफिस यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम सप्लाईज कहते हैं। उसमें हम टेप टेप हो गए, रजिस्टर हो गए, पेंसिल हो गए, ETC नीडल्स वगैरह है पूरा। अब करंट असेट में आ जाते हैं प्रीपेड। प्रीपेड ऐसी चीज़ होती है जो कि हमने एडवांस में पे कर लिया लेकिन अभी तक उसका बेनिफिट हमने नहीं लिया, तो उस एक्सपेंडिचर मेड इन एडवांस ऑफ द यूज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस और गुड, मतलब हमने सर्विस और गुड्स अभी तक इस्तेमाल नहीं की लेकिन हमने एक्सपेंडिचर को पहले पे कर दिया। अब रिप्रेजेंट द फ्यूचर बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द पास्ट ट्रांजेक्शन, मतलब पास्ट ट्रांजेक्शन हो गई लेकिन अभी हमने बेनिफिट नहीं लिया, फ्यूचर में लेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल है इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, टैक्स, प्रमोशन कॉस्ट, अर्ली पेमेंट ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो हम पेमेंट कर देते हैं, टैक्सेस दे देते हैं, प्रमोशन के लिए हम कॉस्ट देते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए, इंश्योरेंस के लिए। अब लॉन्ग टर्म दूसरी कैटेगरी शुरू हो गई है, लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट में सबसे पहले लैंड। लैंड है, इसको हम एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर मतलब वो करते हैं। एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब ये है कि हमने जितने की उसको एक्वायर की थी, जितने की ली थी, तो उसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। इसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती, इसकी डिप्लीशन होती है। नेचुरल रिसोर्सेज है, इसके लिए इसकी डिप्लीशन होती है। दूसरे नंबर पे आती है बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर हम जो कास्ट लगा जितने की परचेज की होती है, उसके अलावा उसके ऊपर जो परमानेंट इम्प्रूवमेंट हम करते हैं ना, उसकी कास्ट लगाते हैं। और उसके अलावा इसे डेप्रिसिएट करते हैं ओवर द यूजफुल टाइम। उसके बाद हम दूसरी आती है मशीनरी। मशीनरी हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेते हैं, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, मतलब जितने की ली है उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, इंस्टॉलेशन और मटेरियल इम्प्रूवमेंट, सारा कुछ करने के बाद जब वो यूजेबल फॉर्म में आ जाती है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद डेप्रिसिएट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस। ये होता है एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन। अब हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगी तो वो हमारा एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन होगा। जब मुकम्मल हो जाएगी तो वो उसे हम फिनिश करेंगे। अब इसकी कॉस्ट विल बी ट्रांसफर टू द परमानेंट एसेट अकाउंट अपॉन कंप्लीट। जब एसेट कंप्लीट नहीं हो रहा होता तो वर्क इन प्रोसेस होता है, तो हम इसको वर्क इन प्रोसेस में लिखते हैं। मतलब ये होता तो हमारा एसेट्स है लेकिन एसेट वर्क इन प्रोसेस में आएगा। लेकिन जब ये कंप्लीट होता है तो इसकी टोटल कॉस्ट को बिल्डिंग की कॉस्ट में शिफ्ट कर देते हैं। अब जैसे बिल्डिंग बन रही थी या मशीनरी बन रही थी, जब तक बन रही थी तो उसे वर्क इन प्रोसेस में रखा होता है, जब कंप्लीट हो गई तो उसे कंस्ट्रक्शन या मशीनरी में ऐड कर दिया। अब उसके बाद है अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन कंट्रा अकाउंट होता है, कैरी द डेट ऑफ द डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन हम इसमें इकट्ठे करते रहते हैं, फिर उसके बाद एसेट में से लेस कर देते हैं। इट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट टू डिटरमाइन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को मालूम करने के लिए। अच्छा, फैक्टर यूज इन डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं? सबसे पहले एसेट की कॉस्ट, दूसरी चीज़ पे लेंथ ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, तीसरी चीज़ पे होती है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। ये चीज़ें आपको पता होंगी। मतलब कि इसको फिर भी मैं बताऊँ, एसेट की कॉस्ट होती है जितने का हमने ख़रीदा या जितने उसकी अब तक बुक वैल्यू है। लेंथ ऑफ द ईयर, मतलब उसकी अब लेंथ कितनी उसकी अब यानी कि यूज़फुल लाइफ कितनी बची हुई है, 10 साल, 5 साल, 3 साल। उसके बाद एस्टिमेटेड सेल, अगर हम यूज़फुल लाइफ के बाद उसे बेचें तो वो कितने का बिकेगा। ठीक है। और उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म। अच्छा, हम डेप्रिसिएशन मेथड्स को देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन मेथड क्या होता है? सबसे पहले होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब यह है कि जितने साल भी हों एक ही जैसी डेप्रिसिएशन रहेगी। अब दूसरे नंबर पे है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, मतलब जैसे ही साल यूज़ होते जाएंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन कम होती जाएगी, जबकि जिस ना एफिशिएंसी कम हो जाती है ना बाइक की, तो हम डेप्रिसिएशन भी कम करेंगे, कॉस्ट भी उसकी कम हो गई तो हम डेप्रिसिएशन भी कम करेंगे। सम ऑफ द ईयर डिजिट, मतलब जितने साल हमने यूज़ करना है उन सारे ईयर्स को सम करते हैं। 1 2 3 4 5, 5+1, 5+4+3+2+1 करके फिर उसको हम करते हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिस साल जितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा उसके हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब बैलेंस शीट में हम कैसे लिखते हैं डेप्रिसिएशन को? कॉस्ट ऑफ एसेट लेस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर हम लिखते हैं नेट बुक वैल्यू, ये आपको पता होगा। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन मेथड हम यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास कॉस्ट है एक एसेट की 10,000, एस्टिमेटेड लाइफ है, एस्टिमेटेड सॉल्वेज है 20,000, 2,000, एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर। तो हम कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ करेंगे, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आएगी। 1 साल की डेप्रिसिएशन है पर।
सॉल्वेज वैल्यू जो होती है ना उसको हम डेप्रिसिएट नहीं करते, उसको हम लेस कर देते हैं बुक के अकाउंट में से। अब ये हर साल है ना, आप देखें ना, डेप्रिसिएशन तो सेम रहेगी, अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज होती जाएगी। उसके अलावा जो ये जो 2000 है ना, जो सॉल्वेज वैल्यू थी वो हमारे पास एन में बची पड़ी है, 2000 है। अच्छा, डिक्लाइनिंग मेथड, मैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और इसको डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी करते हैं। इसका मतलब, इसको कैसे मालूम करते हैं, 1/एस्टिमेटेड लाइफ मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाती है। अब इसको जैसे लाइफ है अपनी 5, इसमें रेट निकलता है हमारा, लाइफ है 5 ईयर, 1/5 इंटू 2 इंटू बुक वैल्यू ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब 2 रेट आ गया ना, रेट को हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे जितनी वैल्यू होगी। अब इसको आगे देखते हैं ना कि एग्जांपल से। अब हमारे पास जो रेट आया है वो आया है अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन, हमारे पास रेट आया है 60%। 60% आया तो 60% हम 60% लेते रहेंगे। 10,000 का 60% लिया, वो आया 6,000। 6,000 10,000 से माइनस किया, वो आया 4,000। 4,000 फिर उसके बाद हम 6,000 जो बच गया उसका 60% लेंगे, वो 36,000। 3600 का 60% लेंगे, वो आएगा 2160। फिर उसके बाद ये एग्जांपल बस आप देख लेना, मेन तो फार्मूला है पर आपने फार्मूला बताना है, सर एग्जांपल कम ही पूछेंगे। अगर एग्जांपल पूछ लेते हैं तो हम खुद ही अपने से एस्टिमेट करके उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ गया सम ऑफ द ईयर डीटी मेथड। अब नंबर ऑफ ईयर्स ऊपर लिखने हैं, सम ऑफ द ईयर नीचे लिखने हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू। इसको सबसे पहले क्या करना है, 5 टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ईयर, टोटल हमारे पास ये आ गया ना 15 आ गया, मतलब 5 साल थी ना, हमने इसको जमा कर लिया। तो हम 10,000 माइनस 2,000 हमने माइनस कर लिया। अब हम देखते हैं हम कौन से साल की निकाल रहे हैं। जब हम निकाल रहे हैं पहले साल की तो हम लिखेंगे अभी 5 साल पड़े हैं, 5/15 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8,000 से। जब हमारे पास पड़े हैं 4 साल, जब हम निकाल रहे हैं दूसरे साल की तो हमारे पास 4 साल पड़े होंगे, 4/15 मल्टीप्लाई बाय 8,000। जब तीसरे साल की निकाल रहे हैं तो हमारे पास 3 साल पड़े होंगे, इस तरह करके हम निकालेंगे। उसके बाद है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। अब ये है पड़ा कि हमारे पास कॉस्ट इतनी एस्टिमेटेड सॉलिड वैल्यू, इसने एस्टिमेटेड टोटल होल है 6,000, और एक्टिव होल ऑफ ऑपरेशन मतलब इस साल हमने 2,000 घंटे यानी कि वो किए हैं। तो एक्टिव होल्स ऑफ ऑपरेशन मतलब एस्टिमेटेड टोटल होल्स हैं 16,000, एक्टिव होल्स ऑफ 2,000। अब कॉस्ट है हमारी 10,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाई 16,000, जो कि नंबर ऑफ टोटल होल्स हैं उससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो जवाब आएगा वो है रेट। अब हम रेट को मालूम मल्टीप्लाई करेंगे एक्टिव होल्स के साथ। हमारे पास रेट एक्टिव होल्स थे 1,000, मतलब इस साल 2,000, इस साल हमने 2,000 होल्स मशीन चलानी है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 0.05 करेंगे, हमारे पास 1,000 आ जाएगा। ये 1,000 हमारी डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है। अब उसके बाद कैपिटल लीज। अब कैपिटल लीज क्या होता है, लॉन्ग टर्म एसेट। अगर हमने कोई चीज़ लीज के ऊपर ली हुई होती है, ओनरशिप हमारे पास होती है, लेकिन ऑपरेट कोई और कर रहा होता है, तो उसको भी हम लॉन्ग टर्म एसेट लिखते हैं। जब वो लॉन्ग टर्म एसेट मैच्योर होता है तो फिर हमें वो देते हैं। अब इट इज ओनरशिप एग्रीमेंट होता है, मतलब ओनरशिप हमारी है लेकिन किसी और हमारे भी पे यूज़ कर रहा है। क्लासिफिकेशन इन द लॉन्ग टर्म शो इन द नेट ऑफ अमोर्टाइजेशन, जो इसकी अमोर्टाइजेशन वगैरह होती है उसमें से लेस करके तो फिर इसको लिखते हैं। उसके बाद है डेब्ट और इक्विटी सिक्योरिटीज। हमने ऊपर पढ़ा था ना, ऊपर पढ़ा था मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इधर है अपना डेब्ट और इक्विटी सिक्योरिटीज। मतलब ये वो सिक्योरिटीज होते हैं, ये वो होती हैं जो हमने किसी कंपनी की खरीदी होती हैं। अब मैं किसी कंपनी के शेयर खरीद लूँ तो मेरे पास उस कंपनी की ओनरशिप आ जाती है। ओनरशिप हमारे पास एसेट होता है, तो हम इसलिए कहते हैं होल्ड टू मेंटेन द बिजनेस रिलेशनशिप और एक्सरसाइज कंट्रोल, मतलब बिजनेस रिलेशनशिप बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं। और
और इसमें दो तरह की होती हैं सिक्योरिटीज़। एक होती है हेल्प फॉर मैच्योरिटी सिक्योरिटीज़, मतलब हमने ली होती है, हमने यही कहा होता है कि जब मैच्योर होंगी तो उस वक्त है ना हम इसको सेल करेंगे और प्रॉफिट जो होगा वो डिविडेंड वगैरह होगा जो हम लेंगे। लेकिन दूसरा होता है हम परचेज कर लेते हैं, जैसे उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई हमने सेल कर दिया। हम परचेज करते हैं 2 महीनों के लिए, 1 महीने के लिए, 1 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो उसे हम कहते हैं अवेलेबल फॉर सेल। और इक्विटीज में होती है, अच्छा फेयर वैल्यू है ना, उसके 3 लेवल होते हैं। एक होती है कोटेड प्राइस, एक होती है जस्टेड कोटेड, एक होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो exception. Equity method is used where there is a signification of insignificance in influence। इसको देख लेना, मतलब इसकी इतनी ज़्यादा सारी डिटेल भी नहीं पड़ी थी हमें। तो हम आगे चलते हैं। आगे होता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट वो होते हैं जो कि फिजिकल नहीं होते, दे आर रिकॉर्डेड एट द हिस्टोरिकल क्लॉक। इनकी होती है अमोर्टाइजेशन यूजफुल लाइफ के ऊपर। और एन इंटेंजिबल एसेट विद एन आइडेंटिफाइड लाइफ रिव्यूड फॉर द इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट हम करते हैं, इम्पेयरमेंट सर्वे होता है। अगर है ना हमारी कंपनी की अचानक से ही वैल्यू डाउन हो जाती है तो हम देखते हैं कितनी डाउन हुई है, फिर हम अपने जो नॉन इंटेंजिबल एसेट्स है ना उनमें से उसकी वैल्यू को लेस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारे चार क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले थे गुडविल। गुडविल वो होती है राइज फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस वेयर द प्राइस पेड एक्सीड ऑफ द फॉर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट। अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें वही चीज़ कम पैसों में भी मिल रही होती है, ज़्यादा पैसों में, ज़्यादा पैसे में मिल रही होती है, उसकी भी कॉस्ट सेम होती है, लेकिन उसमें कंपनी की गुडविल शामिल होती है। गुडविल का मतलब है कंपनी का नाम। तो हम उसको ज़्यादा पैसे पे जो खरीदते हैं ना वो उसकी गुडविल होती है। अकॉर्डिंग टू यूएस गैप जो गुडविल होती है ना वो अमोर्टाइज नहीं होती, बस बट उसको है ना एनुअली इम्पेयरमेंट के लिए सर्वे किया जाता है। इम्पेयरमेंट का मतलब ये होता है कि हम देखते हैं हमारी वैल्यूज़ में इंक्रीज आया या डिक्रीज आया। इम्पेयरमेंट के हमने पिछले सवाल गए थे, हम देखते थे हमारी जो फेयर वैल्यू होती है और मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते थे, और जो लॉस या गेन होता था उसको हम रिकॉर्ड करते थे। गेन को रिटेन अर्निंग में ऐड करते थे, लॉस को रिटेन अर्निंग से लेस करते थे। उसके बाद पेटेंट्स होते हैं, वो लीगल राइट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, जो हम अगर अगर ये इन्वेंटर फॉर 20 साल के लिए खरीद लिया, एक्सक्लूसिव लीगल राइट खरीद लिए तो उसे हम पेटेंट कहते हैं। और वैल्यू एट देयर एक्विजिशन कॉस्ट, इसकी भी एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर अमोर्टाइज होती है ये ओवर अ शॉर्टर और लीगल यूजफुल लाइफ। उसके बाद होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क ये होता है कि हमने किसी का लोगो खरीद लिया, साइन खरीद लिया, तो उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। इसके भी यानी कि नेम होता है, सिंगल होता है, लीगल लाइफ होती है, नॉन नॉन अमोर्टाइज फॉर। चलो, उसके बाद है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज होती है लीगल राइट्स ऑपरेट्स अंडर अ पर्टिकुलर नेम प्रोवाइडिंग द ट्रेडमार्क। मतलब फ्रेंचाइज का ही पता होगा आपको क्या चीज़ होती है, इसको भी अमोर्टाइज करते हैं। और उसके बाद कॉपी राइट्स यहाँ पर है। और other non-current assets में few non-current assets that classified previously discussed are classified include non-current receivable, non-current prepaid। अब liabilities मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा उसको कवर करता हूँ। बाकी ये मैंने जनरल बता दिया है, बाकी आप इसे खुद ही रीड करेंगे, आपको साथ साथ समझ आएगी, बुक को साथ रखना है आपने। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।